हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा की अगली श्रृंखला में आज हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की इवनिंग शिफ्ट को देखेंगे। ये परीक्षा 13 सितंबर 2015 को संपन्न हुई थी। तो हमने पिछली वीडियो में मॉर्निंग शिफ्ट को देखा था, इसमें इवनिंग शिफ्ट को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। जानते हैं आप, भारत छोड़ो आंदोलन सभी आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1942। कब शुरू किया गया था, तो इसका समय क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके कुछ और तथ्यों पर हम विचार करें अगर, तो हम जानते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इसी आंदोलन के दौरान। करो या मरो, उन्होंने कहा कि या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या अपना बलिदान देंगे। तो ये भी पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये भी आप जानते हैं गांधी जी ने दिया था। और ये पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो आप बता सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आंदोलन कब हुआ था, देखते हैं। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें एक फैक्ट और देखा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस ऑपरेशन के तहत सभी शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस के सभी अग्रणी श्रेणी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। उसको कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी, गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 9 अगस्त को ही, शुरुआत के दिन ही इन्होंने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया था। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है, कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन आंदोलन था। तो ये बात सही है, क्योंकि सारे शीर्ष नेता, अग्रणी नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसलिए इसको नेतृत्व विहीन कहा जाता है। इसके साथ ही एक और नाम दिया था, इसको कहा जाता है स्वतः स्फूर्त। क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त था, इसलिए कि सभी नेता गिरफ्तार थे, तो स्वतः स्फूर्त स्वयं से संचालित हो रहा था निचले स्तर के नेताओं द्वारा। तो ये तमाम जो तथ्य हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया है, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये भी आधुनिक इतिहास से है। पूछा गया है, गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये सारी घटनाएं लगभग आसपास की ही हैं, क्योंकि ये जो है तीनों घटनाएं लगभग जुड़ी हुई हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय से। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे प्रमुख कारण क्या है। वैसे तो ये सारी घटनाएं उससे जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे प्रमुख कारण की, तो सबसे प्रमुख कारण क्या था गदर क्रांति होने का। सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो हमारे जो देश के बाहर रह रहे थे क्रांतिकारी, उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार अन्य युद्धों में व्यस्त है, इसलिए हम उसको कमज़ोर करने के लिए अपनी क्रांति को प्रारंभ किया गया। तो इसका सबसे प्रमुख कारण देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही सबसे प्रमुख कारण था, क्योंकि इसमें क्रांतिकारियों को अवसर मिला ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमज़ोर कर सके। इसके साथ साथ ये घटनाएं भी उसी दौरान घटी थी, क्योंकि लेकिन अगर कारणों को देखा तो सभी कारण उससे जुड़े हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध से। लेकिन
जो गदर क्रांति प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था वो यही था कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। कामागाटा मारू घटना भी उसी समय घटी थी। इसमें कुछ भारतीय व्यक्ति कनाडा जाने वाले थे कामागाटा मारू नामक जहाज़ से, लेकिन वो कनाडा न जा करके वहीं से वापस भेज दिया गया था। तो ये घटना भी काफ़ी उद्वेलित करने वाली थी। तो अगर हम देखें तो इस सभी प्रमुख घटनाओं में गदर क्रांति के प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था। ठीक है, प्रथम गदर क्रांति के प्रमुख मनीषी या प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। इनको गदर क्रांति का जो है प्रमुख नेता माना गया है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है इनको। और आप जानते हैं कि गदर क्रांति द्वारा गदर नामक पत्रिका भी छपती थी। ठीक है, गदर नामक पत्रिका छपती थी, इसलिए इसके गदर आंदोलन इसका नाम ही पड़ गया था, इस पत्रिका के कारण ही। तो इसका उत्तर क्या देखेंगे आप? इसका उत्तर हम मानेंगे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ठीक है, इसके साथ साथ हमें भी जाना है कि गदर क्रांति जो है कहाँ शुरू हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका मुख्यालय था गदर पार्टी का। उसी पार्टी द्वारा, गदर पार्टी द्वारा ही गदर आंदोलन शुरू किया गया था और गदर नामक पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। ये विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है, मेरु रज्जु जानते हैं क्या होता है? मेरु रज्जु क्या होता है? जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का पिछला भाग, मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है वो लंबा होकर के खोपड़ी के पीछे से, जो खोपड़ी के पीछे मस्तिष्क के उपस्थित होता है, इसको कहा जाता है महारंध्र। महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक एक ढांचा फैला होता है, उसी को मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। ठीक है, क्या होता है ये जो है मस्तिष्क के महारंध्र से निकल करके रीढ़ की हड्डी तक ये फैला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु। तो इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है? इसका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु, क्योंकि ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाग है। अन्य जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको मस्तिष्क के जो मेडुला ऑब्लिगेंटा या सेरिबेलम इत्यादि जो भाग है वो नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है ये हम समझेंगे। विकल्प में देखें क्या दिया गया है, कौन हटा सकता है उपराष्ट्रपति को? तो दिया गया है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो क्या लगता है आपको, कौन उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इनका ये पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा। ये भी पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखेंगे आप। तो जब राज्यसभा के पदेन सभापति हैं तो राज्यसभा ही जो है उसको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगी। तो एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्यसभा द्वारा, जो उपस्थित तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, उस समय जब प्रस्ताव लाना होगा तो उस समय उपस्थित जितने सदस्य होंगे उनके बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक शर्त ये भी रखी जाती है कि पारित प्रस्ताव से लोकसभा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा सहमत होगी। अगर उस राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए लोकसभा का सहमत होना अनिवार्य है।
और राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से जो संकल्प पारित होगा उससे लोकसभा सहमत होगी तो राज्यसभा के उप सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में जान लें। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 63 में कहा गया, ये भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये भी आप जान लें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान देने की, जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व जो है सूचना दी जानी अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने से पूर्व 14 दिन की सूचना दी जाती है, उस उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। पूछा गया निम्नलिखित में से प्रशांतक औषध कौन सी है? तो प्रशांतक मतलब होता है जो तनाव और दर्द से राहत प्रदान करे। ठीक है, तनाव और मानसिक तनाव कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रशांतक। कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा वैलियम। वैलियम जब दवा जो है ये प्रशांतक का कार्य करती है। ठीक है, एस्पिरिन जानते हैं आप क्या है? एनाल्जेसिक है, ये ज्वरनाशी इसको बोलते हैं। ज्वरनाशी बुखार के दौरान दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। वैलियम किसके लिए है? प्रशांतक के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। पूछा गया मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से? मतलब आप क्या सही लगाएंगे उत्तर? मोहिनीअट्टम क्या है ये जानते हैं आप? ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का नृत्य है? केरल का। सही जवाब क्या होगा? केरल। दोस्तों आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे देश में? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो आप देख रहे हैं कि मोहिनीअट्टम हो गया एक केरल का। ठीक है, उसके बाद जो है एक कथकली है। कथकली ये भी कहाँ की है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? आप जानते हैं, इसको कहा जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का जो ओडिसी कहलाता है, उड़ीसा का नृत्य क्या है? ओडिसी कहलाता है। ठीक है, उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? उड़ीसा का लोक नृत्य जो है ओडिसी है। ठीक है, क्या देखा हमने? तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या हमने देखा? भरतनाट्यम है। केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। कर्नाटक का क्या होता है? एक यहाँ पे जो प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। और भी जो राज्य है उनके कुछ लोक नृत्य है। मणिपुर का मणिपुरी होता है। एक लोक नृत्य है सत्रिया लोक नृत्य पूछा जाता है आपसे, कहाँ का है? असम का है। ठीक है, असम का लोक नृत्य है। एक नृत्य आप जानते हैं कि एक होता है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आपसे पूछे जाते हैं। एक दो नृत्य से जुड़े हुए या मिलाने को दे दिया जाएगा सही सुमेलन करने के लिए, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। एक होता है आपका कथक, ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश सहित
उत्तर प्रदेश सहित कहाँ का है? पूरे उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का। और उत्तर भारत ऑप्शन में है तो उत्तर भारत सही होगा, और उत्तर भारत जगह उत्तर प्रदेश दिया है तो भी सही उत्तर प्रदेश हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, ये संक्षिप्त में दिया गया, उसको कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि NNPFC, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नेशनल नेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नेशनल नेट प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर FC का मतलब क्या होता है? FC का मतलब होता है फैक्टर कास्ट, अर्थात राष्ट्रीय आय से मतलब क्या हो गया आपका कि साधन लागत पर, ठीक है, साधन लागत पर जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है टोटल नेशनल नेट प्रोडक्ट, यानी कि राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद जो होता है उसको हम साधन लागत पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अगर परिभाषा करना हो तो क्या हम करेंगे? राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है? पूरे वर्ष में, यानी एक वर्ष में, पूरे वर्ष में उत्पादित, ठीक है, पूरे वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, ठीक है, और सेवाओं का, पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य, क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध मूल्यों का योग ही क्या होता है? आपका राष्ट्रीय आय होता है। ध्यान रखेंगे आप, NNPC की बात की जाती है, यानी कि नेशनल नेट प्रोडक्ट, यानी कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया जाए तो पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ शुद्ध मूल्य की बात की जाती है। और यहीं पे अगर हम देख लें, शुद्ध मूल्य की जगह अगर हम लोग मौद्रिक मूल्य जोड़ लें, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP में क्या होता है? अगर हम GDP की बात करें तो ये होता है मौद्रिक योग होता है ये, यानी एक वर्ष में सेवा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्यों का योग जो है GDP कहलाता है। और शुद्ध योग की अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये प्रश्न करेंट का रहा है, पूछा गया है 15 मार्च 2015 बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स कौन जीता था, गोल्ड विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर का होगा के श्रीकांत। 2015 में के श्रीकांत ने गोल्ड मेडल जीता था इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। ये देखिए, अच्छा प्रश्न है, भूगोल से पूछा गया है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जानते हैं आप? तो ये काबिनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? काबिनी, हेमवती और अमरावती। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है ये भी हम जान लें। तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे होता है। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काबिनी, हेमवती और अमरावती। इसको दक्षिण भारत की पवित्र नदी बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, और अन्य नदियों की अगर हम बात करें तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है।
नासिक के त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सहायक नदियां हैं इसकी? गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्रवरा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ये कौन कौन सी हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ? प्रवरा है, मंजरा है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। ये नदियाँ जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है बता सकते हैं आप? तो ये होता है महाबलेश्वर। ये ध्यान रखेंगे आप, ये अक्सर पूछा जाता है सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र। तो महाबलेश्वर में होता है कृष्णा नदी का उद्गम। और कृष्णा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सहायक नदियाँ होंगी इसकी? कोयना, तुंगभद्रा सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसकी। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। अर्थात कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। ये 3 प्रमुख सहायक नदियाँ कृष्णा नदी की हैं। अब हम बात कर लेते हैं महानदी की। तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है आप बता सकते हैं? तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये एक है शिवनाथ, हसदेव, ठीक है, शिवनाथ, हसदेव। और कौन सी है? तेल, जोक, ईव। तो महानदी कौन कौन सहायक नदियां हैं? शिवनाथ, हसदेव, तेल, जोक और ईव। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे फैक्ट। अगला प्रश्न हम देखें क्या पूछा गया है। ये तो आधुनिक इतिहास से पूछा गया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी? तो ये आप जानते हैं बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस, इनके पुत्र थे, छोटे थे, बिरजिस कादिर के संरक्षक के रूप में इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था बेगम हजरत महल ने। सही उत्तर क्या होगा? बेगम हजरत महल। कस्तूरबा गांधी के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थी। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? भीकाजी कामा को। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में भारतीय झंडा फहराया था भीकाजी कामा ने, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो आप जानते हैं इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धारासड़ा कांड का आप नाम सुने होंगे, उसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू जो है हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं और ये भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? ये अच्छा प्रश्न है, विज्ञान से पूछा गया है। पूछा गया है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन 2 सबसे निकटतम कोणों के बीच की दूरी। तो जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग इसका सही जवाब होगा। तो कैसे जवाब सही होगा इसका? देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के 2 श्रृंगों और गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, या इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं
कि किसी तरंग के एक कंपन में तय की गई दूरी, ठीक है, एक कंपन में तय की गई दूरी को भी हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो कंपायमान माध्यम के लेकिन दो सबसे निकटतम बिंदु के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? ये भी आप ध्यान, कई बार पूछा जा चुका है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखेंगे आप, लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ये अगला प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से पूछा गया है। पूछा गया कि शहरों के बराबर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ये सभी यहाँ पे जो है ये पूछा गया है कि ग्रामीण केंद्रों में शहरी सुविधाओं को देने की बात कर रहा है। तो ये कौन सी योजना है? आप जानते हैं, इसका सही जवाब होगा पूरा योजना, ठीक है। पूरा योजना का मतलब क्या हुआ? पूरा का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं, ये होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन, क्या होता है, इन रूरल एरियाज, ठीक है। यानी पूरा का मतलब क्या हो गया? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया या प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, अर्थात शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित करना। ये योजना हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की है। उन्होंने 2003 में इस योजना की बात प्रस्ताव रखा था। और यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना जो है 2004 से 2007 तक 3 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 3 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई थी 2004 से 2007 तक। वर्तमान में जो है पूरा 2 नामक योजना चल, इसी का अगली कड़ी जो है पूरा 2 नाम से चल रही है। ये कब शुरू की गई है? 2012। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पूछा गया, दूसरा चरण भी आपको जानना चाहिए। तो पूरा 2 नाम से पूरा योजना जो है 2012 से संचालित की जा रही है। यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि गांव में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। और इसके प्रस्तावक कौन थे? तो कलाम साहब थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने नए 14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया? ये उस समय करंट क्वेश्चन, इसे चीन है। सही जवाब इसका चीन है। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण किया था, ठीक है। ये हाइपर यान है। इसका परीक्षण जो है 2015 में चीन ने किया था, ठीक है। करंट का प्रश्न है उस समय के। ये देखिए विज्ञान का बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आपसे। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आप जानते हैं, बहुत बढ़िया से इसको जानते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? डायनमो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? डायनमो। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो धान उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का। चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है धान उत्पादन में। ठीक है, और गेहूं की बात की जाए तो गेहूं उत्पादन में भी जो है, गेहूं उत्पादन में भी चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फल और सब्जी में भी चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यानी कि धान, गेहूं और फूल और सब्जियां, इन सब में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ये नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स इंडिया, नूसी को जो है 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से नवाजा गया था, इस संस्था को नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखें हम। ये इतिहास से जुड़ा प्रश्न है। लोकनायक के नाम से किसको जाना था? आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ये बिहार के थे। इन्होंने ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी नेता थे। इनका लोकप्रिय नाम लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। और इन लोगों की बात करें अगर हम, तो C.F. एंड्रूज को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दीन बंधु C.F. एंड्रूज। इनका उपनाम है क्या? दीन बंधु। C.R. दास को क्या कहा जाता है? C.R. दास को क्या कहा जाता है? इनका भी कोई उपनाम होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा जाता है? हमने देखा C.F. एंड्रूज को क्या कहा था? इनको दीन बंधु, इनका उपनाम क्या है? दीन बंधु। और C.R. दास को क्या आता है? देश बंधु। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखेंगे, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। C.F. एंड्रूज को कहा जाता है दीन बंधु और C.R. दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। आप देश बंधु और दीन बंधु में कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्लियर याद रखिएगा कि C.R. दास को देश बंधु कहा जाता है और C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। ठीक है, आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं शामिल है? तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य भारत के कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं पहला स्थान किसका है? यूपी का है। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है? बिहार का है। चौथा स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और पांचवा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यही 5 जो राज्य हैं, इनकी आधी, ये पूरे देश की आधी जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, इनका क्रम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें कौन शामिल नहीं है? केरल। आप जानते हैं केरल का साक्षरता में पहला स्थान है, लिंगानुपात में पहला स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाबा रामचंद्र। ये अवध किसान सभा के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। अवध किसान सभा के संस्थापक थे। 1919-20 के दौरान जो है, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। उसके प्रमुख कौन थे? बाबा रामचंद्र। काफ़ी चर्चित उस समय के नेता थे।
ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? बाबा रामचंद्र देव। अगला प्रश्न हम देखें, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? जिम योंग किम। सही उत्तर क्या होगा? जिम योंग किम। तो हम वर्तमान में जान लें कि कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। ठीक है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान कौन थे? जिम योंग किम। वर्तमान में डेविड मालपस हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के बात करें, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का भी वाशिंगटन डीसी में ही मुख्यालय है। दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1944 के बेटन वुड्स सम्मेलन में, इन दोनों की स्थापना हुई थी। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, पूछा गया है, विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है, मशरूम किसका उदाहरण? मशरूम जानते हैं आप, सब्जी के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। तो मशरूम क्या है वास्तविक रूप से, वनस्पतिक रूप से इसको क्या कहेंगे? तो मशरूम एक फंजाई है, कवक है। ठीक है, मशरूम जो है सब्जी के रूप में बहुत ज़्यादा पैमाने पर बड़े पौष्टिक और बड़ा लोकप्रिय व्यंजन है। और इसको मूल वनस्पतिक नाम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फंजाई है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो को अपना प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से ही प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो है दिल्ली मेट्रो को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखें, क्या पूछा गया है, बाद में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन है? यानी कि पंचायती राज की बात की, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? आप जानते हैं कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। लेकिन दूसरा राज्य कौन था जिसने शुरू किया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। उद्घाटन कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। तो नवंबर 2000 ये जो है 2 अक्टूबर और अक्टूबर में यहाँ हुआ था, और आंध्र प्रदेश में दिसंबर 1959 में शुरुआत की गई थी जो है पंचायती राज की। तो दोनों राज्य कौन से हैं? पंचायती राज की शुरुआत पूछ रहा है, तो शुरुआत कब से हुई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। सही जवाब क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखें हम, अगर भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा? यानी कि भारत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना, पृथ्वी के क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब क्या होगा? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि जनसंख्या कितनी है? लगभग विश्व की जनसंख्या के लगभग 16-17% के आसपास जनसंख्या जो है निवास करती है, और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखें हम, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग जानते हैं कि ये सम्राट अशोक द्वारा अंतिम युद्ध था। सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और उसके बाद इन्होंने धम्म विजय की यात्रा शुरू की युद्ध को छोड़ करके। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था जानते हैं आप? कलिंग के युद्ध के दौरान उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। उस समय शासक कौन था? उस समय इसका शासक था अनंत नाथन। याद रखेंगे आप, अनंत नाथन नामक जो है राजा यहाँ पे शासन करते थे तोसली में, कलिंग में। इन्हीं के समय 261 ईस्वी पूर्व में जो है अशोक ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
कि कलिंग कहाँ स्थित है। तो कलिंग जो है, कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर के से 8 किलोमीटर दूर के जो है कलिंग स्थित था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक ने धम्म विजय की नीति शुरू की। ठीक है, तो ये आपका 25 प्रश्न पूरे हुए। तो हमने 2 चकबंदी लेखपाल के, चकबंदी, और 2 पेपर जो है राजस्व लेखपाल के देख लिए। एक पेपर और बचा है राजस्व लेखपाल 2008, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी के बाद हम लोग अगले चरण में ग्रामीण विकास के बारे प्रश्नों को हल करेंगे, फिर सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह से हम पूरे प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।